गुड मॉर्निंग गाइस। मार्च 15। आज पूरा एक हफ्ता हो गया है बैंक ऑफ कनाडा को रेट ऑफ इंटरेस्ट पॉज किए हुए। मार्केट में एज पर द रियल्टर्स थोड़ी सी हलचल हो रही है। आई डोंट बिलीव इन दिस। और वैसे भी ना अभी एक हफ्ते में कुछ भी प्रिडिक्ट करना, कुछ भी एनालाइज करना, दैट विल बी रॉन्ग। बट आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम ये सारी चीज़ें जो हैं एनालाइज करेंगे और टाइमली आपको अपडेट भी देते रहेंगे। तो आई एम गेटिंग रेडी फॉर माई ऑफिस। मेरी चाय बन रही है, बस चाय पी के ऑफिस के लिए निकलूंगा। एंड ऑफिस में जाके आज फिर हम विकास जी से बात करने वाले हैं किसी नए टॉपिक के ऊपर। मैं सोच रहा हूँ आज टॉपिक लेते हैं फर्स्ट टाइम होम बायर्स का। फर्स्ट टाइम होम बायर्स के पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, उनकी सबसे ज़्यादा क्वेरीज होती हैं, क्योंकि वो इस रियल एस्टेट मार्केट में बिल्कुल नए होते हैं, तो उनके डेफिनेटली क्वेश्चन ज़्यादा होना बनता भी है। तो आज हम उसी टॉपिक को लेकर विकास जी के साथ बात करते हैं और आपके क्वेश्चन जो हैं उनका आंसर देने का ट्राई करते हैं। व्हाट अ सरप्राइज! अभी ऑफिस पहुंचा हूं मैं। इक्विटेबल बैंक से मेरे लिए कुछ आया हुआ है, खोल कर देखते हैं क्या है इसमें। वाह, एक्चुअली ना इक्विटेबल बैंक का एक प्रोडक्ट है रिवर्स मॉर्गेजेस, विच इज़ फॉर द पीपल जो मतलब ओल्ड एज में चले गए हैं। तो मुझे अभी याद आया कि मैंने उसके लिए इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट करी थी, उन्होंने मुझे पूरा पैकेज ही भेज दिया, साथ में अपने ये नोट पैड्स भी भेजे हैं, कुछ स्टिकी नोट्स भी भेजे हैं जस्ट फॉर मार्केटिंग पर्पस। चलो अच्छा है यार। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप बताओ कैसे हो? बस गेम चल रहा है। आ जाओ, थोड़ी देर बातें करते हैं। ऑफ कोर्स, चलो गेम बाद में खेलते हैं। चलें सर। सभी का स्वागत है वीकली सेगमेंट मॉर्गेज टॉक विद विकास। और सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा अमित कि हमारे पास दो ऑस्कर अवार्ड आए हैं। स्पेशली साउथ एशियन पूरी कम्युनिटी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि कहीं ना कहीं हम रिलेट करते हैं सेम कल्चर के साथ, कहीं ना कहीं सेम लैंग्वेज के साथ। और इसके साथ अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। बैक टू यू। तो हम बात कर रहे थे फर्स्ट टाइम होम बायर्स की। सबसे पहले तो आप बताइए फर्स्ट टाइम होम बायर्स मतलब कौन हो सकते हैं? जैसे नाम से ही है कि फर्स्ट टाइम होम बायर, जो भी कस्टमर पहली बार घर बाय करता है उसको फर्स्ट टाइम होम बायर एज अ टेक्निकल टर्म में हम उसको यूज करते हैं। और फर्स्ट टाइम होम बायर जो कनाडा में आए हुए उसको 6 महीने भी हो सकते हैं, उसको कनाडा हुए 4 महीने भी हो सकते हैं, उसको कनाडा हुए 4 दिन भी हो सकते हैं, और उसको कनाडा हुए 4 साल भी हो सकते हैं, उसको कनाडा हुए 10 साल भी हो सकते हैं। तो एज अ फर्स्ट टाइम होम बायर आप मुझे ये बताइए कि क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं? देखिए, बेनिफिट से पहले मैंने एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि जब हम किसी को पैसा उधार देते हैं तो हम कई चीज़ों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले इन जनरल सोसाइटी में, फैमिलीज में, कि पैसा वो हमें वापस आएगा कि नहीं आएगा। गारंटी है कोई उस पैसे की? कोई गारंटी मीन्स हम कोई सिक्योरिटी इन शेप ऑफ गोल्ड भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, राइट? तो वैसे ही जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो यहाँ पे बिजनेस करने के लिए बैठे हैं। सिक्योरिटी है आपका घर और उसके अगेंस्ट उन्होंने आपको पैसा देना। एज अ लैंडिंग इंस्टीट्यूशन जो 3 चीज़ें वो ख्याल रखते हैं जो रेगुलेटर से रिलेटेड हैं, वो है कस्टमर का क्रेडिट। और क्रेडिट में भी बहुत आप मेरे ख्याल से 20 पेज की एक किताब लिख सकते हो कि हर एक का क्रेडिट डिफरेंट है। तो एक तो क्रेडिट इंपॉर्टेंट होगा। फिर आती है कैपेसिटी। जैसे हम किसी को पैसा उधार देते हैं भी कि वो कब लौटाएगा और कैसे लौटाएगा, हम चेक करते हैं। तीसरा आता है आपकी जो प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं। अब उसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। फ्री होल्ड टाउन हाउस हुआ, कॉन्डोमिनियम टाउन हाउस हुआ, कॉन्डो अपार्टमेंट बिल्डिंग हुई, कॉटेज भी हो सकता है, राइट? तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज हैं। तो हर एक प्रॉपर्टी के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया होता है बैंक का। मतलब फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए इतनी चीज़ों का, इतनी बातों का ध्यान में रखना होता है, और बहुत सारा लर्निंग प्रोसेस है आपके लिए। जब आपने बेनिफिट्स की बात की, तो बेनिफिट्स में फर्स्ट टाइम होम बायर अपनी RRSP को यूज़ कर सकते हैं अप टू $35,000 पर एप्लीकेंट, अगर वो अवेलेबल है आपके पोर्टफोलियो में। और दूसरी चीज़ लैंड ट्रांसफर टैक्स की रिबेट है, डिपेंड ऑन द एरिया कहाँ आप घर बाय कर रहे हैं। मोस्टली द लैंड ट्रांसफर टैक्स इज चार्ज बाय प्रोविंस। ओके।
सिटी टोरंटो में क्या है कि सिटी भी चार्ज करती है, तो डबल लैंड ट्रांसफर टैक्स आ जाता है, तो वो आपका क्लोजिंग कॉस्ट आपकी बढ़ गई, पर उसमें आपको अप टू $4,000 रिबेट मिलती है। मिनिमम डाउन पेमेंट कितनी चाहिए होगी फर्स्ट टाइम होम बायर को घर लेने के लिए? फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए जो मिनिमम डाउन पेमेंट है वो है 5% ऑफ द परचेज प्राइस। अगर तो आप घर 5 लाख का खरीद रहे हैं तो आपकी डाउन पेमेंट है 5% $25,000, जो कि मिनिमम हो गई। अगर आप घर 6 लाख का परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए क्या एक स्लाइडिंग स्केल है, उसमें क्या है कि अप टू 500,000 5%, the amount is above the 500,000 we have to calculate 10% of the amount। अब उदाहरण के लिए 6 लाख का घर लिया तो 5 लाख तक 5% 25,000, और 1 लाख जो पोर्शन है 5 लाख से ऊपर उसका 10%, तो वो हुआ 10,000। सो आपकी टोटल डाउन पेमेंट हो गई 35,000 35,000। सबसे पहले जब आप घर बाय करते हैं तो क्या देखते हैं बेसिकली कि प्राइस रेंज में है, जो मंथली पेमेंट्स हैं वो आपके बजट में है, और दूसरा आप देखते हैं कि अगर आप के बच्चे स्कूल जाते हैं तो क्या जो स्कूल आपका जो आपने चूज़ किया है वो नज़दीक है, क्योंकि हम स्कूल्स की भी रेटिंग होती है यहाँ पे, और आपकी जॉब से कितनी दूर है, आप घर से काम कर रहे हैं या आपको डेफिनेटली हर रोज़ जॉब के ऊपर जाना है, और कम्यूट कैसा, बहुत सारी चीज़ें जब आप डिसाइड करते हैं उसके बाद आप फाइनलाइज करते हैं कि कौन से घर में एरिया में कौन से में हमने घर लेना है। और जहाँ तक मैंने देखा है कि जो पहला घर होता है वो आपका ना, हम उसको आखिरी परचेज मत समझें। दैट इज ट्रू, क्योंकि मेजॉरिटी, मेरे पास डाटा नहीं है लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूंगा वो डाटा, कि जो पहली बार घर खरीदते हैं अपना फर्स्ट टाइम होम बायर्स, वो कितने साल के अंदर अंदर सेकंड घर की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ पे कनाडा में इमिग्रेंट्स स्टूडेंट्स आ रहे हैं और आएंगे, और परमानेंट रेजिडेंस में उनकी स्टेटस कन्वर्ट हो रहा है, तो उनको भी घर रहने के लिए चाहिए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं तरक्की करूँ यहाँ पे, आगे बढ़ूँ। और जब आप की फिर फैमिली भी बड़ी हो जाती है, आपकी जॉब चेंज, क्योंकि कल को आप अपॉर्चुनिटी नहीं देखते हैं, अब नई अपॉर्चुनिटी अभी ब्रैम्पटन में है तो कल को वो मार्खम में होगी, तो आप कहेंगे कि ब्रैम्पटन से बेच के चलो मार्खम चलते हैं, नज़दीक आएंगे जॉब के। तो विद इन 4-5 साल में, विद इन 4-5 ईयर्स, तो कहीं ना कहीं आपका मन बनता है कि अब पहली प्रॉपर्टी को, अब उस वक्त क्या होता है कि मैं इसको रेंट पे दे के आगे नया लूँ, तो वो एक डिफरेंट हम एक सब्जेक्ट है, उसमें भी बात करेंगे। तो फर्स्ट टाइम होम बायर मैं बार बार ये कहना चाहूँगा कि बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना है इसके अंदर, और 1-to-1 सेशन हम करते हैं फर्स्ट टाइम होम बायर्स के। आप आएँ अपनी फैमिली के साथ, और हमारा काम है आपको एजुकेट करना, हमारा काम है आपका फ्यूचर गोल और फ्यूचर फाइनेंशियल गोल को ध्यान में रखते हुए आपको ये सजेस्ट करना आपके बजट के अकॉर्डिंगली आप कितनी मॉर्गेज लें और उसके बेस के ऊपर कितनी प्राइस का घर लें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक कहावत होती है हमारे बैक होम में, इंग्लिश में मुझे मालूम नहीं, कि चादर से ज़्यादा पाँव न मत पसारें। अभी जो लेटली रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है, बहुत सारी फैमिलीज का बजट हिला हुआ है। I know, yeah. तो सबसे बड़ी चीज़ अगेन मैं हमेशा कहूँगा ये कि छत उतनी ही बड़ी खरीदें जितनी ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम छत लेते हैं जो 100,000 महंगी है, मैं घर की बात कर रहा हूँ कि घर 100,000 महंगा है, उसका अगर हम $600-700 प्रॉपर्टी टैक्स मॉर्गेज की शेप में दे रहे हैं, और जो कि किसी काम नहीं आ रहा है, वो हमारे शायद रिटायरमेंट प्लानिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, हमारे बच्चों की फ्यूचर एजुकेशन में रोल प्ले कर सकता है। एक क्वेश्चन है जो एक्चुअली मेरी सिचुएशन के ऊपर है, मैं आपसे वो पूछना चाहता हूँ। जब मैं अपना फर्स्ट हाउस परचेज कर रहा था, मेरे पास 20% डाउन पेमेंट थी, बट क्योंकि अगर आप लेस देन 20% डाउन पेमेंट करते हो, आपको इंटरेस्ट रेट बेटर मिल जाता है। एक जो मैंने आपका एक शब्द पकड़ा है, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारा फोकस जो है ना, मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स हमारी छोटी छोटी सेविंग्स पे जाता है, लॉन्ग टर्म और बड़ी सेविंग्स पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। मान लीजिए 5 लाख का घर हम ले रहे हैं, आपके पास 20% डाउन है, लेकिन आप कहते हैं कि 5% डाउन
मैं खरीद लेता हूँ। अब उसके आपको क्या हुआ कि एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है जब हम 20% से डाउन कम देते हैं। डिफ़ॉल्ट इंश्योरेंस, तो वो डिफ़ॉल्ट इंश्योरेंस देते हैं, किनको देते हैं? हमें देते हैं। किसके लिए देते हैं? लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के लिए देते हैं। उसका फ़ायदा किसको होता है? लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को होता है। कब फ़ायदा होता है? इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट जो लॉसेस होते हैं, उन लॉसेस का एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो ये डिफ़ॉल्ट इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है। तो हमारे कनाडा में इस वक्त 3 हैं, CMHC कनाडा मॉर्गेज एंड हाउसिंग कॉर्पोरेशन, जो कि क्राउन कॉर्पोरेशन है, और दूसरी है प्राइवेट है सेजन, और एक और है कनाडा गारंटी। तो इनके अब ऐसा है कि मैं वापस उस बात पे आता हूँ कि 5 लाख की परचेज, 5% डाउन, 4% प्रीमियम देना पड़ेगा उसके ऊपर, जो कि आपकी मॉर्गेज में ऐड हो जाएगा। जो आपने 5% डाउन दिया है, जो कि इन शेप ऑफ इक्विटी, वो घटकर रह जाएगी ऑलमोस्ट 1% प्लस, क्योंकि जो 95% मॉर्गेज अमाउंट है उसके ऊपर 4% और ऐड हो गया आपका। और दूसरी मैं आपसे बात ये शेयर करना चाहूँगा कि आपका अमोर्टाइजेशन जो है वो 25 साल हो गया 30 की बजाय। राइट। अब हाँ, अब देखिए, हम कह सकते हैं कि बड़ा अच्छा, अभी 25 साल हो गया, हम घर 30 की बजाय 25 में पे करेंगे। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ये अलाउ करती है तो वो फिट है, लेकिन मेजोरिटी की ये भी नहीं कर रही है बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो आपकी कैलकुलेशंस आपको ज़्यादा अच्छे से पता होता है, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद अपनी कैलकुलेशंस करो कि आप अगर 5% डाउन पेमेंट कर रहे हो, पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट के साथ आपकी क्या इंस्टॉलमेंट बनेगी, आप अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते, 10 कर रहे हो तो कितनी बनेगी, और जितना आप कर सकते हो, ईजिली मैनेज कर सकते हो, उतना ही जाना चाहिए। और एक और बात कहूँगा मैं कि फर्स्ट टाइम होम बायर्स जो हम मोस्टली इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करते हैं ना, वो हम अपने फ्रेंड से और कोवर्कर से, या फिर फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिलीज। लेकिन सही मायने में मैं आपको एक सलाह ये दूंगा कि आप प्रोफेशनल एंड लाइसेंस्ड मॉर्गेज एजेंट के पास जाएं, और एवरीथिंग विल बी इन द ब्लैक एंड वाइट फॉर यू ओवर देयर। लंबी छलांग मारने के चक्कर में अपनी टांग नहीं तड़वानी है। घर को हमने एंजॉय करना है जब हम फर्स्ट टाइम होम बायर जब हम पहला घर लेते हैं, क्योंकि वो आपका अपना घर है। सबसे बड़ा खर्चा हमारा है क्या? मॉर्गेज का है। अगर हम 10,000 कमाते हैं, उनमें से 4 या 5,000 हमारा घर ले जाते हैं। दैट इज राइट। तो अगर 40-50% हम घर पे ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो बाकी 40-50% हमारे पास गाड़ियों की इंश्योरेंस भी देनी है, गाड़ियों में डेफिनेटली गैस भी डलवानी है, ग्रॉसरी है, खाना भी खाना है, वोकेशन पे भी जाना है, बच्चों के भी बहुत खर्चे हैं। तो बड़े ध्यान से अपना डिसीजन लें, और हम हर स्टेप में आपको साथ लेके आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। चलो, ये तो बहुत बढ़िया सेशन रहा। एंड जैसे आपने शुरू में बात करी क्रेडिट स्कोर को लेकर, तो एक वीडियो ना हम उसके ऊपर भी बनाएंगे कि क्रेडिट स्कोर को कैसे हम अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, कैसे चेक करना चाहिए और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं अपना एक फर्ज समझता हूँ एज अ कस्टमर, आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देना, चाहे वो क्रेडिट स्कोर से रिलेटेड हो, चाहे वो डाउन पेमेंट से रिलेटेड हो, चाहे होम परचेज में किन किन चीज़ों का मॉर्गेज के लिहाज से ख्याल रखना है आपको। दैट्स राइट। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और जाते जाते फिर मैं एक बात वही कहूँगा सबके लिए कि छत उतनी ही बड़ी खरीदें जितनी जरूरत हो। जरूरत हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच गाइज।